नाइकी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड है। स्पोर्ट्स की दुनिया में नाइकी एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही किसी इंसान ने ना सुना हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस नाइकी को आज दुनिया के सबसे पॉपुलर ब्रांड्स में गिना जाता है, उसकी शुरुआत आज से 57 साल पहले कार की डिक्की में शूज बेचकर हुई थी। असल में नाइकी आज इस मुकाम पर पहुंच ही इसलिए पाई है क्योंकि इस कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी हमेशा दूसरी कंपनी से अलग रही है। अभी कुछ साल पहले नाइकी ने ऐसा कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया था जिसकी बदौलत सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर उसकी सेल्स 31% तक बढ़ गई थी। और दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम नाइकी की हिस्ट्री और उसकी कंट्रोवर्शियल बिजनेस स्ट्रेटजी को जानने वाले हैं। दोस्तों, नाइकी की शुरुआत साल 1962 से होती है क्योंकि उसी साल इस कंपनी के फाउंडर फिल नाइट ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी MBA की पढ़ाई पूरी की थी और उनकी पढ़ाई के दौरान ही उन्हें इस बिज़नेस का आइडिया आया था। असल में दोस्तों, फिल जब MBA कर रहे थे तब उन्हें स्मॉल बिजनेस और मार्केटिंग प्लान को लेकर एक असाइनमेंट करने को मिला। क्योंकि फिल को शुरुआत से ही स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए फिल ने उस असाइनमेंट में जूतों के बिजनेस के बारे में लिखा। दोस्तों, उन्होंने जो असाइनमेंट में लिखा उसका टाइटल था कि जापान के कैमरों ने जिस तरह से जर्मनी के कैमरों को रिप्लेस किया, क्या उसी तरह जर्मनी के शूज़ भी जापान के शूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। असल में दोस्तों, उस टाइम पर जापान के कैमरों ने जर्मनी के कैमरों को मार्केट में आते ही पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया था। ऐसे में फिल को इस बात पर यकीन था कि जापान के जूते भी इसी तरीके से अमेरिका में ये कारनामा कर सकते हैं। और 1962 में पढ़ाई पूरी होने के बाद फिल के दिमाग पर इस आइडिया को हकीकत में बदलने का जुनून सवार हो गया। हालांकि उस टाइम पर फिल के खुद के पास भी कोई जापानी शूज़ नहीं था और तब उन्होंने ये शूज़ सिर्फ कुछ ऐसे सोल्जर्स को पहने हुए देखा था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान से अमेरिका आए थे। इसलिए वो कैसे भी करके जापान के जूतों को अमेरिका लाना चाहते थे। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि इस काम के लिए उन्हें किसी जापानी कंपनी से कॉन्टैक्ट करके उनका माल अमेरिका में इम्पोर्ट कराना होगा। हालांकि उन्हें इस बिज़नेस का थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्हें खुद पर पूरा यकीन था कि वो इस काम को कर लेंगे। इसलिए नवंबर 1962 के दौरान वह एज अ टूरिस्ट जापान चले गए, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने जूतों के अलग अलग ब्रांड्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। इसी खोजबीन के दौरान उनकी नज़र ओनित्सुका टाइगर नाम की एक स्टोर पर पड़ी। ये कंपनी उस समय जापान के अंदर हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स शूज़ के लिए जानी जाती थी। फिल को इस कंपनी के जूते इतने पसंद आ गए कि उन्होंने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि वो इसी ब्रांड के शूज़ अमेरिका में इम्पोर्ट करेंगे। और इसी इरादे के साथ वो एक फेक कंपनी ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के मालिक बन गए, जबकि इस नाम की कोई कंपनी उस समय दुनिया में थी ही नहीं। इस तरह खुद को एक अमेरिकन शू डिस्ट्रीब्यूटर बताकर उन्होंने ओनित्सुका टाइगर कंपनी के मालिक के साथ मीटिंग फिक्स कर ली और इस मीटिंग में उन्होंने ओनर के सामने खुद को ओनित्सुका के अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्रपोजल रख दिया। दोस्तों, कंपनी के मालिक ने उनके जबरदस्त कॉन्फिडेंस को देखकर उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह बिना किसी एक्सपीरियंस के वे अपने कॉन्फिडेंस के दम पर ओनित्सुका टाइगर के एक्सक्लूसिव अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। इसके बाद कंपनी की तरफ से 12 पेयर जूते उन्हें उनकी पहली शिपमेंट में सन 1963 में मिले और इसके बाद उन्होंने जूतों का बिजनेस शुरू कर दिया। दोस्तों, उस समय वो उन जापानी जूतों को अपनी कार की डिक्की में रखकर अलग अलग रेस ट्रैक्स पर बेचने जाते थे, लेकिन फिर उन्हें समझ आ गया कि उनके जूते बेचने का वो तरीका बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं था। इसलिए वह सलाह के लिए अपने कॉलेज के कोच बिल बोवरमैन के पास गए, क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ वही एक ऐसे इंसान थे जो जूतों के बारे में उनसे ज़्यादा जानते थे। दोस्तों, फिल ने जब कोच बोवरमैन को वो जापानी जूते दिखाए तब उन्हें वो शूज़ इतने पसंद आए कि वो उसी टाइम उनके बिजनेस पार्टनर बन गए। के बाद साल 1964 में दोनों ने $500 मिलाकर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम की एक फुटवेयर कंपनी शुरू की और ये सारे पैसे यानी $1000 उन्होंने जापान 300 जोड़ी जूते मंगवाने पर खर्च कर दिए, क्योंकि बिल बोवरमैन अमेरिका के एक मशहूर कोच थे जिनका बहुत से एथलीट्स के साथ एक पुराना कनेक्शन था। ऐसे में इन्हें 300 जोड़ी जूते बेचने में सिर्फ 2 महीने का ही टाइम लगा। इस तरह अपने पहले साल में उन्होंने कुल 1300 जोड़ी जूते बेचे, जिससे उन्हें करीब $8000 की कमाई हुई और फिर यही कमाई अगले साल बढ़कर $20000 तक पहुंच गई। इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 1966 में उन्होंने कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका में अपना पहला स्टोर ओपन किया।
दोस्तों फिल की ये कंपनी अब चल निकली थी, जिसके शूज हमेशा हाई डिमांड में रहने लगे। लेकिन इस कंपनी को चलाने में जितने एफर्ट फिल के थे उतने ही बिल बोवरमैन के भी, क्योंकि एक तरफ जहां फिल बिजनेस ऑपरेशन संभालते थे, वहीं इनोवेशन का सारा काम बोवरमैन के कंधों पर था। और दोस्तों ये बोवरमैन ही थे जिन्होंने अमेरिका में पहली बार जॉगिंग करने का ट्रेंड शुरू किया था। दरअसल बोवरमैन शुरुआत से ही जूतों को लेकर काफी पैशनेट थे, जिसके चलते ओनित्सुका कंपनी से जब भी कोई शिपमेंट आती, वह उनमें से कुछ जूतों को काट कर देखते थे कि उन्हें कैसा बनाया गया है। वह अपने सजेशंस को एक बुक में लिखकर नोट्स के तरीके से ओनित्सुका कंपनी को भेजा करते थे, यानी कि वह उस जापानीज कंपनी के लिए मुफ्त में इनोवेशन और डिजाइनिंग का काम कर रहे थे। वैसे दोस्तों ये बोवरमैन की डिजाइनिंग ही थी जो ब्लू रिबन स्पोर्ट्स कंपनी को मेन स्ट्रीम मार्केट में लेकर आई थी, क्योंकि 1968 का बेस्ट सेलिंग शूज कॉर्टेज उन्हीं ने डिजाइन किया था। और इस जूते की बदौलत ही साल 1969 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने $3 लाख की सेल की थी। दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कॉर्टेज जूते के फेमस होने पर उन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। दरअसल मार्केट में कॉर्टेज की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वह उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ओनित्सुका कंपनी के शिपमेंट की फ्रीक्वेंसी काफी स्लो थी। दरअसल दोस्तों ओनित्सुका कंपनी पहले जापान के लोकल लोगों की डिमांड पूरी किया करती थी, और फिर बाद में जो माल बचता था उसे अमेरिका शिप किया जाता था। ऐसे में फिल और बोवरमैन चाह कर भी अपने मार्केट की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। वो जानते थे अगर उन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उन्हें एक डिस्ट्रीब्यूटर से आगे बढ़कर खुद एक मैन्युफैक्चरर बनना होगा। उन्होंने तय किया कि वो ओनित्सुका कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, और आखिरकार 1971 में ब्लू रिबन का ओनित्सुका टाइगर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, और फिर ब्लू रिबन स्पोर्ट्स ने अपने खुद के स्पोर्ट्सवेयर बनाने का काम शुरू किया। दोस्तों किस्मत से अगले ही साल यानी 1972 में म्यूनिक ओलंपिक्स होने वाले थे। ऐसे में बोवरमैन के पास अपने खुद के नए जूते डिजाइन करने का काफी टाइम भी था। इसके बाद 30 मई 1971 के दिन एक एम्प्लॉय के सजेशन पर कंपनी का नाम चेंज कर ब्लू रिबन से नाइकी कर दिया गया, जो कि ग्रीस की एक गॉडेस का नाम है। इसके बाद फिल को कंपनी के लिए एक लोगो की जरूरत पड़ी, इसलिए वह करीब में ही मौजूद पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी गए और वहां कैरोलिन नाम की एक ग्राफिक डिजाइनर से सिर्फ $35 में एक लोगो तैयार करवा लिया, और इस तरीके से नाइकी को वो लोगो मिला जो कि दुनिया में नाइकी की पहचान बना। दोस्तों कंपनी का नाम और लोगो मिलने के बाद फिल और बोवरमैन पूरी तरीके से तैयार थे। इस बार वो पहले की तरह किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बंधे थे। तो यही वजह थी कि 1971 में ओनित्सुका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नाइकी की सेल्स कई गुना ज्यादा बढ़ गईं, और फिर इसके बाद इस कंपनी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1980 में नाइकी ने स्पोर्ट शूज के अलावा क्लोथिंग और ट्रैक सूट भी अपने बिजनेस में ऐड किए, जो उस टाइम की अमेरिकन यूथ ने बहुत ज्यादा पसंद किया। उसके बाद आगे चलकर 1984 में फेमस बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन को कंपनी के प्रमोशन के लिए साइन किया गया, और ये प्रमोशनल कैंपेन इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि 1989 में नाइकी अमेरिका की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर कंपनी बन गई। आगे चलकर टाइगर वुड्स, रोजर फेडरर, राफेल नदाल, सेरेना विलियम्स, विराट कोहली और रोनाल्डो जैसे वर्ल्ड फेमस खिलाड़ी इस ब्रांड की पहचान बने, जिसकी बदौलत नाइकी ने कामयाबी की नई बुलंदियों को छुआ। दोस्तों इससे पता चलता है कि नाइकी की कामयाबी में इसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा रोल था, जो कि दूसरी कंपनी की स्ट्रेटेजी से बिल्कुल अलग है। दोस्तों ये थी नाइकी ब्रांड की कहानी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जुड़े रहें हमारे चैनल और भी बिजनेसेस की सक्सेस स्टोरी जानने के लिए।